से रायपुर में झारखंड के विधायकों की बाड़ेबंदी पर अब राजनीति तेज होती जा रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है और सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल दरअसल उठाया है कि छत्तीसगढ़ के पैसे से झारखंड के विधायकों को रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। उधर बीजेपी के वार पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार भी सामने आया। सीएम ने झारखंड बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा दिए और कहा कि झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया है। झारखंड में सियासी अमंगल के डर के बीच मंगलवार को झामुमो और कांग्रेस के 31 विधायकों ने रांची से रायपुर की उड़ान भर ली। रायपुर में उनकी सुरक्षा और खातिरदारी का पूरा इंतजाम था। जैसे ही विधायक रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बसों में मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया गया। झारखंड में जेएमएम के कुल 30 विधायक हैं, जिनमें 19 विधायक मेफेयर रिजॉर्ट लाए गए। वहीं कांग्रेस के 18 विधायकों में 12 विधायकों को मेफेयर में ठहराया गया। इस तरह कुल 31 विधायक रायपुर के इस नामी रिजॉर्ट में फिलहाल मौजूद हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के डर के बीच मेफेयर रिजॉर्ट में सुरक्षा चाक चौबंद है। हालांकि भले ही ये मामला झारखंड सरकार के संकट का है, लेकिन इस पर सियासी बिसात छत्तीसगढ़ में बिछने लगी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में सवाल उठाया कि आखिर छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों की खातिरदारी क्यों की जा रही है। उधर रमन सिंह के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने भी करारा जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से आए पत्र को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन राजभवन में अभी तक लिफाफा नहीं खुल रहा। उन्होंने कहा कि भीतर खाने कुछ पक रहा है, इसलिए झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं। उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। तो रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस आलाकमान की नजर में पार्टी का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। इसलिए राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा के विधायकों को भी रायपुर में रखा गया था, लेकिन अब दूसरे राज्यों के विधायकों की छत्तीसगढ़ में बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी ने हमलावर रुख अपना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने सरल ऐप से चुनावी मुश्किलों को दूर करने में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस को यह ऐप नहीं बल्कि ऐप नजर आ रहा है। हुआ यह है कि बीजेपी सरल ऐप के जरिए बूथ स्तर पर मंदिरों और मस्जिदों की जानकारी जुटा रही है। विधायकों और सांसदों के पास सरल ऐप का एक्सेस भी है और उन्हें ऐप में न सिर्फ बूथ स्तर पर मंदिर मस्जिद की जानकारी देनी है, बल्कि यह भी बताना है कि उस क्षेत्र में किस धर्म के बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बीजेपी का दावा यह है कि सब आकलन जनता के लाभ के लिए किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें ऐब देखती है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी मिशन 2023 के लिए मंदिर मस्जिद की जानकारी जुटा रही है। बूथ स्तर के प्रमुख मंदिर मस्जिदों की जानकारी सांसदों और विधायकों से मांगी गई है। इसके लिए सरल ऐप की मदद ली जा रही है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में विधायकों और सांसदों को सरल ऐप की ट्रेनिंग दी गई थी। इस ऐप में विधायक और सांसदों को उनके विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के कमजोर बूथ की जानकारी देनी थी।
लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी विधायक और सांसदों से उनके इलाके के मंदिर और मस्जिद की जानकारी भी जुटा रही है। इतना ही नहीं, उनके विधानसभा क्षेत्र में होने वाले प्रमुख धार्मिक आयोजनों की डिटेल भी विधायक और सांसदों को ऐप के जरिए देनी होगी। वहीं बीजेपी की इसी कवायद को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल को बिगाड़ने के आरोप लगा दिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि बीजेपी अभी से ही सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई है। विधानसभा चुनाव तक इन्हीं ऐप के जरिए बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिदों की जानकारी ले रहे हैं, दो मंत्रियों को लगा रहे हैं, ये जितने ऐप हो सकते हैं चुनाव के अंदर वो ऐप ही घुसेड़ेंगे वहां पे। ये जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम, धर्म और जाति पे लोगों को बांटने का काम और डरा धमका के और खरीदने का काम, इसके अलावा इनका और कोई ऐप नहीं है। और ऐप मतलब जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं चुनाव के अंदर, वो सब ऐप ये चुनाव में उपयोग करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस खुद धर्म के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाती है। देखिए, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान था, वही एक नए रूप में हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। और अब हमारे जो सांसद विधायक जिन बूथों पर कमजोर थे, जहां पे उनको कम वोट मिले थे, उनका एक आकलन करके इस तरह का एक नया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और उसको देखते हुए जो भी इस तरह की सामाजिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, धार्मिक व्यवस्था जो भी होती है, उसका यदि सही आकलन नेता के पास होगा, जनप्रतिनिधि के पास होगा, तो कल के दिन वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना है, कौन सी योजना को नीचे तक पहुंचाना है। आपने मंदिरों की बात करी, मंदिरों में जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी और घोषणाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अपना लाभ मिले और पूरी जो अंत्योदय का हमारा जो पथ है उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी कहीं ना कहीं भावना है इस योजना के पीछे। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सियासी मैदान तैयार करने में जुट गए हैं पार्टी के नेता और अब ऐप वर्सेस ऐप की भिड़ंत देखने को मिल रही है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये ऐप है कि ऐप, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। एक मुद्दा नहीं, कई मुद्दे हैं। सियासी शतरंज पर मुद्दों की चाल चली जाने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले सालों में की गई घोषणा को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। सरकार का ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बनने वाला एक्सप्रेस वे है और इस एक्सप्रेस वे की घोषणा को 4 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं हो पाया। इसके साथ ही इसके लेआउट में भी बदलाव किया गया। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा है। विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा है कि चंबल एक्सप्रेस वे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है और इस पर वाहन दौड़ रहे हैं, जबकि चंबल एक्सप्रेस वे का कोई अता पता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की झूठी घोषणाओं और धोखे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है चंबल एक्सप्रेसवे, जिनके 3 बार नाम बदल गए, चुनावी फायदा लेने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन पर 1 इंच काम नहीं हुआ। यहां तक कि भूमि अधिग्रहण तक नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता ने बचाव करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी हर घोषणा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर भी काम लगातार जारी है। न केवल चंबल एक्सप्रेस वे, बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मैं उस टिप्पणी पे नहीं जाता कि कांग्रेस क्या कह रही है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया और उसी दिशा में ये हमारे एक्सप्रेस हाईवेज है। और उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज गति से निर्मित हो रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान के कोटा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के इटावा तक बनने वाले 417 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को लेकर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बीहड़ के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका बहुत फायदा होगा।
इसके साथ ही इससे उद्योग धंधों को गति मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे लगभग 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होना है। बन जाने के बाद ये एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस साल के आखिर में चंबल एक्सप्रेसवे बनाने की आधारशिला भी रख दी जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया, भोपाल, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर रतलाम के एक स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल को क्लीन चिट दे दी, वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस मामले को गंभीर माना और बच्चों की निजता का उल्लंघन इसे बताया। एफआईआर तक के लिए कह दिया गया। एक रिपोर्ट देखिए। जो कैमरे वाली बात हमारे पास आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, हम डेफिनेटली इसमें नोटिस इशू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पॉक्सो का ये उल्लंघन है तो पॉक्सो के रिलेवेंट सेक्शन में एफआईआर हो पाए। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष रतलाम के स्कूल में सीसीटीवी लगाने को गलत मानते हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगाना कानून का उल्लंघन है। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। साथ ही उन्होंने इसे पोर्नोग्राफी भी बताया। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ये तो पोर्नोग्राफी है। इसके अगर किसी के आप बाथरूम में कैमरा लगा रहे हो, उसको वॉच कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीडोफिलिक नेचर का वहाँ पे आदमी है जो बच्चों के इस प्रकार के शोषण में इन्वॉल्व है, इसलिए उसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। वहीं राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया था और मामले में स्कूल को क्लीन चिट देते हुए इसके सदस्यों ने कहा कि छात्र स्कूल के बाथरूम में अपशब्द लिखा करते थे, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन ने ऐसा कदम उठाया। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। यहाँ पर आज हमने सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया है और स्कूल में बाकी चीज़ें तो हम संतुष्ट हैं। जो मामला था कैमरे को लेके, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लिख रहे थे दीवार पर। इस उद्देश्य को लेकर ये सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए थे, जिसको तत्काल उस समय संज्ञान में आने के बाद जो प्रशासन के संज्ञान में आया और उनको जो सूचना मिली उसके बाद उन्होंने हटा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें बारीकी से देखा तो कई बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पे भी अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई जो अच्छी बात नहीं है, जो बड़े बच्चे लिख देते हैं। इधर जब इसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य बाल आयोग स्वतंत्र होते हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, इसीलिए किसी दूसरे आयोग पर टिप्पणी नहीं करते हैं। देखिए, राज्य बाल आयोग, सभी राज्य बाल आयोग स्वतंत्र आयोग होते हैं और वो राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। ये किसी दूसरे आयोग पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं मानता, लेकिन अगर कहीं पॉक्सो जैसे एक्ट का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो हम डेफिनेटली उसमें एफआईआर हो ये इंश्योर करेंगे। दरअसल नामली में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगने की खबर से हड़कंप मच गया था। छात्रों ने इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन को की। जब टीम के सदस्य स्कूल पहुंचे तो उन्हें छात्रों के 2 टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले। फिर राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का दौरा किया और क्लीन चिट दी। वहीं अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग सख्त हो चुका है और उसने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली से अशरफ काजमी, रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खंडवा के अमोदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरह से इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर से होकर छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाना पड़ता है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पुनासा एसडीएम CS सोलंकी को मौके पर भेजा। उनके साथ तहसीलदार, अन्य अधिकारी भी थे। सभी ने मौके का मुआयना किया और गांव में नाव चलाने के आदेश जारी किए गए। कल व्यवस्था कर यहां नाव चलाना शुरू भी कर दिया जाएगा। डीसी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। बैक वाटर में प्रभावित लोगों को स्कूल आने जाने या अन्य सुविधाओं में काफ़ी परेशानी हो रही थी। करीब 260 से ऊपर का वाटर लेवल होने पर वहाँ की जो है ब्रिज है वो डूब जाती है। हर बार NHDC बोट की व्यवस्था करती है, परंतु इस बार किन्हीं कारणों से नहीं कर पाई है।
आज एनएचडीसी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया तथा एनएचडीसी को निर्देशित किया कि आप तत्काल बोर्ड की व्यवस्था करें। तो एनएचडीसी ने कल बोर्ड की व्यवस्था करने को कहा है तथा वहाँ जो ब्रिज जो रपटा बना हुआ उसको भी हम उसकी हाइट बढ़ाने के प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे। खबर रीवा से, जहां के रामबाग में एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से गर्भवती महिला की प्रसव के बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद महिला की मौत को लेकर परिजनों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजनों ने काफी हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो नर्सिंग होम में मेडिकल से जुड़े कोई दस्तावेज ही नहीं मिले और निजी नर्सिंग होम पूरी तरह से फर्जी ही निकला। इसकी वजह से तुरंत ही स्वास्थ्य महकमे ने उसे मौके पर पहुंचकर सील करने की कार्रवाई की। दर्द नहीं आ रहा था तो इनको लाया दिखाने, एक दिन तो बोले लाओ भर्ती कर दो, तो भर्ती मैं करने के लिए लाया 23 तारीख को 12 बजे लाया तो भर्ती कर दिया। मेरे से बोले 50,000 रुपये खर्चा आएगा, तो मैं 35,000 जमा किया और बोले आगे पीछे देते रहना। जो यहाँ देव क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं इनके द्वारा ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर ये डॉक्टर खुद उसको इलाहाबाद लेकर के किसी अस्पताल में गए हैं और वहाँ पे उसकी महिला की मृत्यु हो गई है। हमारे पूरे प्रशासन की बहुत संवेदना है पीड़ित परिवार के साथ में, और पुलिस भी आई हुई है और उनकी FIR वगैरह ले करके और उसमें आपराधिक प्रकरण जो भी नियम में आएगा वो दर्ज करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर में मवेशियों में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। गौपालकों का यह दावा है कि अब तक 300 से अधिक गायें इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। कुछ गायों की मौत भी हुई है। जिला प्रशासन ने पशुपालन विभाग के हवाले से जिले में 50 गायों के लंपी वायरस के संदिग्ध होने की बात कही है, लेकिन कलेक्टर ने यह स्वीकारा है कि आंकड़ा 100 से ज्यादा हो सकता है। जिला प्रशासन ने गुजरात से इस वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए टीके भी मंगाए हैं। इसके आते ही मवेशियों में टीकाकरण शुरू किया जाएगा। गौपालकों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हमारे पास तो बहुत गाय है सर, पर मर जा रहे सब ढोर। कब से हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 महीने से बीमारी आई है। क्या बीमारी में क्या क्या होता है? बीमारी में फोड़े निकल जा रहे, खून निकल रहा है, बचती नहीं, कुछ भी इलाज कर लो बचते ही नहीं। देखिए, बुरहानपुर जिले में जो अभी हमारा उप संचालक पशु चिकित्सा है उनके अनुसार लगभग 50 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, लेकिन चूंकि पशुओं का मामला है तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केसेस 50 से ज़्यादा हो सकता है 100-150 तक भी केस हो, क्योंकि जब आदमी की बीमारी का कई बार पता नहीं लग पाता तो पशु के माइनर का हो सकता है इतनी रिपोर्टिंग ना हो। तो लगभग ये हमको मानना चाहिए कि 100 से ऊपर केसेस जिले में लंपी के हो गए होंगे। 50-60 का आंकड़ा विभाग के पास में है, लेकिन चूंकि बीमारी संक्रामक है तो एक पशु दूसरे पशु में फैली हुई होगी और 100 से ऊपर केसेस निश्चित रूप से बन गए होंगे। जहाँ जहाँ पर केसेज आ रहे हैं वहाँ की सूचना के लिए हमने कंट्रोल रूम बनाया है। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं तक के लिए मोहताज हैं। ऐसा ही मामला कटनी जिले के सुतरी से सामने आया, जहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उभरती हुई नदी को पार करने के लिए मजबूर होते हैं। सुतरी खैरवार इलाके से निकलने वाली उमरार नदी इन दिनों दरअसल उफान पर है, फिर भी महिला हों, बच्चे हों, पुरुष हों, नदी को पार कर अपने खेतों और दूसरे कामों के लिए जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस नदी पर पिछले 10 सालों से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की हीला हवाली की वजह से एक लंबा समय बीत गया है, 1 दशक बीत गया है। इसके बावजूद निर्माण कार्य चींटी की चाल से भी धीमा है। बीवी बच्चे इसी प्रकार नदी में यहाँ वहाँ रिश्तेदारी में जाता तो ऐसे ही निकलना पड़ता है। ऐसे निकलना पड़ता है। रोज निकलते हैं लोग ऐसे? हर रोज ऐसे निकलते हैं। अभी और पीछे से जा रहे हो भी ऐसे निकलेंगे। अच्छा, तो ये पुल क्यों नहीं बन रहा है कुछ जानकारी? अब कोई जानकारी नहीं है। यह 10 साल हो गया सर, इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हम अपने परिवार बाल बच्चे इसी प्रकार से हम नदी आर पार करते हैं, बाढ़ कितनी भी आ जाए हम इसमें अब क्या करें, मजबूर हैं। इसका कोई सुनवाई नहीं है। धार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रभारी शर्मिला तेजावत का दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
हमने दिखाया भी था। इसमें महिला अधिकारी बच्चों से अपने हाथ पैर दबवाते हुए नजर आ रही थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने पूरे मामले की जांच कराई। जांच में महिला अधिकारी शर्मिला तेजावत का पक्ष भी जाना गया। शर्मिला तेजावत का कहना था कि उन्हें कैंसर है और कुछ महीनों पहले वो बेहोश हो गई थी। इस कारण बच्चों ने मानवता के नाते उनके पैर दबाए होंगे भी कह रही है वो। बहरहाल भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल के रीजनल डायरेक्टर सत्यजीत सांकृत ने महिला अधिकारी शर्मिला तेजावत को निलंबित किया है और निलंबन अवधि में उनका हेडक्वार्टर भोपाल रहेगा। मंडला जिले में स्थित ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा में छत का प्लास्टर ही गिर गया। इसमें 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। हादसे को स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है, क्योंकि जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत कराई नहीं गई। स्कूल प्रबंधन की तरफ से यह बताया गया कि सभी बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में गए थे और गनीमत रही कि घटना के समय क्लास के बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में थे, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो जाता। कैसे गिरा? तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे वहाँ? लिख रहा था। लिखते पढ़ते समय? कितने बच्चे लोगों को चोट आई? 2 लोगों को। कुछ 3-4 बच्चे बैग रखने गए हैं ऊपर और उसका जो प्लास्टर है वो गिरा है, तो बच्चों को कुछ मामूली खरोच आई है, तो उनके पेरेंट्स को बुलवा के और टीचर के साथ, क्लास टीचर के साथ हॉस्पिटल में भेजा गया है। तो वहाँ उनका अभी बात हुई है, तो उसमें कुछ मलहम वगैरह लगा। दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथियों की खातिरदारी की जा रही है। गजराजों की खातिरदारी का यह शानदार नज़ारा हाथी महोत्सव का होता है और यह हर साल होता है, जिसमें 7 दिनों तक हाथियों के लिए न सिर्फ खास इंतजाम किए जाते हैं, बल्कि बाकायदा एक बड़ा भोज निमंत्रण और भोज का आयोजन 7 दिनों तक चलता है। भोजन का मेनू भी हाथियों के लिए उनकी पसंदीदा डिश के रूप में होता है। फ्रूट्स की व्यवस्था की जाती है। आपको बताएं दरअसल कि महोत्सव के दौरान हाथियों की खुशामदी का ये सिलसिला सुबह से जो शुरू होता है तो पूरे दिन भर चलता है। देखिए ये मेज जो सजाई जा रही है, ये हाथियों के लिए सजाई जा रही है। महावत सभी हाथियों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें नदी में घंटों नहलाया जाता है, उनके नाखून काटे जाते हैं और फिर नीम के तेल से शरीर की जमकर मालिश होती है। इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सक हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और इसके बाद हाथियों को उनका प्रिय भोजन, फल सब खिलाया जाता है। इसके बाद मक्के और बाजरे की रोटियां, नारियल, केला, गन्ना और तमाम चीजें वो शामिल होती हैं जो गजराज की पसंद है। हाथियों की खुशामदगी का यह सिलसिला 1 हफ्ते तक यूं ही चलता रहेगा। दरअसल कारण क्या है ये भी आप जान लीजिए। इसीलिए क्योंकि टाइगर रिजर्व में इन्हीं हाथियों से चौकसी की जाती है, इन्हीं से मुआयना किया जाता है और इसीलिए ये एक इनके परिश्रम के बाद पारितोषिक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।